हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों, अभी चल रहा है यूपी बोर्ड 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम। अभी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के एग्ज़ाम प्रारंभ है। उसी कड़ी में हम आपके लिए जो आप 2025 सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट का पेपर दे के आए हैं उसका एनालिसिस लाया। ये वीडियो केवल यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है जो वो फर्स्ट एग्ज़ाम सामान्य हिंदी का दे कर आए हैं। हम सोचे कि क्यों ना जो वो एग्ज़ाम दे कर आए हैं उसका एनालिसिस किया जाए कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया, क्या क्या किया। और ये 2026 के आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी है। वो बच्चे भी ज़रूर समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर यानी 2025 में सामान्य हिंदी का जो एग्ज़ाम था वो कैसा था। तो हम बिना देर किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 2025 के फर्स्ट एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का सामान्य हिंदी आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, इस बार थोड़ा गाढ़े येलो कलर में दिया है ये पेपर। मैंने 2024 का भी देखा, उसमें थोड़ा कम था बट इसमें ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पे हो गई कॉपी नंबर, कॉपी कोड ये हो गया। कहा है कि मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 यानी इसमें 11 ही पेज है। 2025 समान अध्ययन, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 नंबर, जैसा कि हम लोग को पता है। कुछ नोट बिंदु भी दिए हैं, उनको भी देखते हैं। कहा कि फर्स्ट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को या अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो 3 घंटे 15 मिनट हो रहे हैं उनमें से 15 मिनट, वो भी प्रारंभ के यानी पहले के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ने के लिए दिया गया है। सेकंड नंबर कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी ये जो प्रश्न पत्र है इनमें 2 खंड हैं, खंड क और खंड ब करके, और दोनों के प्रश्न आपको देना ही देना है। ठीक है, एक भी छोड़ना नहीं। यहाँ से खंड क प्रारंभ हो रहा है, देखते हैं। बहुविकल्प के रूप में हमारे सामने पेश है। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। ऑप्शन है मुंशी सदासुखलाल, बी नंबर है राम प्रसाद निरंजनी, सी नंबर है राजा शिव प्रसाद सिंह और डी नंबर है सदल मिश्र। हम लोग अक्सर पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ाया है आपको, एक भी क्वेश्चन बाहरी नहीं। हमने हर एक क्वेश्चन को टच किया है अपने कक्षाओं में। कह रहे कि भाषा योगवशिष्ठ के लेखक हैं तो हम टिक करेंगे कि राम प्रसाद निरंजनी। देखिए, ये जिनका भी पेपर है वो बच्चा सही लगा कर आया है, राम प्रसाद निरंजन। ठीक है, अगला कह रहा है कि क्षण बोले कण मुस्काए रचना की विधा है। यानी क्षण बोले कण मुस्काए रचना की विधा है, तो क्या है जी, हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है या निबंध है। तो हम आपको कहेंगे कि क्षण बोले कण मुस्काए रचना की विधा है, वो है निबंध है। ठीक है, निबंध। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ग नंबर कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। यानी जो हमारे लेखक प्रसिद्ध चंद्र शर्मा गुलेरी हैं उनके द्वारा लिखी गई कहानी इनमें से कौन है। क नंबर कह रहा है कि प्रणयनी परिणय, ख कह रहा है ग्राम, 3 नंबर कह रहा है कि सुखमय जीवन, डी नंबर कह रहा है कि जासूस का धोखा। तो हम कहना चाहेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है
वो कहानी है सुखमय जीवन। ठीक है, सुखमय जीवन। ये बच्चा जो लगा कर आया है बहुत ही सही लगा कर आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युगीन लेखक है जी, कौन है? क्या उदय शंकर भट्ट है, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी है, क्या राधा चरण गोस्वामी है, या क्या बालकृष्ण भट्ट है? हमको कहेंगे कि शुक्ल युगीन लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। हमने आपको पढ़ाया है कक्षाओं में, ये मत कहिएगा कि हमने नहीं पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंगा शुक्लोत्तर युगीन रचना है जी, क्या है? रेल का विकट खेल, कंकाल है, गोदान है, निराला की साहित्य साधना है। तो हम कहेंगे कि शुक्ल युगीन रचना है वो है कंकाल, क्योंकि हमने बताया था कि शुक्ल युगीन रचना कंकाल, इरावती इत्यादि थी, तो उनमें से कंकाल आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर कि अब यहां से जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनमें 5 विकल्प थे, उनमें से जो सेकंड क्वेश्चन है उनका भी विकल्प कह रहा है कि एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार हैं जी, कौन है? क्या बाल मुकुंद गुप्त हैं, क्या अयोध्या प्रसाद खत्री हैं, क्या श्रीधर पाठक हैं, या इनमें से कोई नहीं है? इतना ही तो है ना, श्रीधर पाठक है ना, एकांतवासी योगी के रचनाकार है ना। अगला ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ख नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि द्विवेदी युग के कवि कौन है जी। अब देखिए द्विवेदी युग के कवि फर्स्ट कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल, सेकंड कह रहा है कि सर्वेश दयाल सक्सेना, राम नरेश त्रिपाठी और नरेश मेहता। तो हम बताना चाहेंगे कि इन विकल्पों में से द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत बादल को घिरते देखा है नागार्जुन का कविता का युग है, यानी जो बादल को घिरते देखा है वह नागार्जुन की जो कविता है उसका युग पूछ रहा है हमें। क्या है? प्रयोगवाद है क्या, छायावाद है क्या, द्विवेदी युग है क्या, प्रगतिवादी युग है क्या? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बादल को घिरते देखा नागार्जुन का जो कविता युग है वो है प्रयोगवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक है जी, कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है निम्नलिखित में से? अज्ञेय है, क्या मैथिली शरण गुप्त जी हैं, क्या सुमित्रानंदन पंत है, या क्या निराला जी है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक है वो है अज्ञेय जी। ठीक है, मुझे ये पेपर कहीं से मिला ही है और जो बच्चा इसको सही सही लगाया है वो अच्छा है। ठीक है, अपने पोजीशन पे सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ऑप्शन देखेंगे कि 1959, 1936, 1951 और 1943। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 माना जाता है। ठीक है, जो तार सप्तक का पहला प्रकाशन था वो 1943 ईस्वी माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर है, कह रहा है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी एक गद्यांश दिया गया है, उसके नीचे यानी इसी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न इसी गद्यांश से करना है, यानी इसी पर आधारित है और कहीं से नहीं। तो हम लोग कर लेंगे, इस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे और इसका संदर्भ पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद से व्याख्या लिखेंगे। ये भी याद रखिए जो 5 क्वेश्चन है ना वो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, यानी 5 to 10 है। और उसके बाद से कह रहा है कि रविंद्रनाथ ने किसको महामानव समुद्र कहा है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को ही
महामानव समुद्र कहा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग ढूंढ कर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड नंबर में क्वेश्चन है गद्यांश वाला, उसमें दो गद्यांश दिए गए हैं, एक अथवा लगा कर दिया गया है ताकि ये कीजिए या ये कीजिए। अथवा का अर्थ ही हुआ कि जब दो दिए हैं तो उनमें से कोई एक करना होता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने में मेरे फैसले का आधार भी यही रहा। यानी सेम वही पैटर्न है इसमें भी कि फर्स्ट क्वेश्चन गद्यांश का संदर्भ, सेकंड क्वेश्चन अंश की व्याख्या, थर्ड क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित, ऐसे ही 5 तक क्वेश्चन इस गद्यांश पर ही आधारित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे बिना देर किए हुए। जो 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक तो गद्यांश आया, अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पद्यांश से है। यानी एक पद्य ऊपर दिया गया है, उसी के नीचे 5 हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चन का उत्तर हमें इस गद्यांश से करना है। पहले तो हमें यह पहचानना है कि ये जो पद्यांश हैं, ये गद्यांश हैं, ये किस पाठ के हैं, तभी तो हम संदर्भ लिख पाएंगे ना। क्योंकि पाठ और कवि या लेखक, गद्यांश में लेखक, पद्यांश में कवि, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना। उसके बाद से नीचे व्याख्या है, 3 प्रश्न हैं। ठीक वही पैटर्न जिस तरह गद्यांश में था उसी तरह पद्यांश में भी है। तो आप देख लीजिए, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प अंबर में उड़ाती हुई मुक्त आनंद सीखा इतिवृत्तहीन वाला है। ठीक है, हमने इसे पढ़ाया है। देखिए जो हम पीछे पद्यांश पढ़े हैं उसी के 5 क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। और याद रखिए हर बार कि गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ हम तभी लिख सकते हैं जब हमें ये याद हो कि ये किस पाठ का है और उनके लेखक कौन है, ये पद्यांश। ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय से घबराना नहीं है, साहित्यिक परिचय बोले तो जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और देखिए बाउंडेशन भी है, अधिकतम शब्द सीमा कितने जी, 80 शब्द। यानी आपको अधिकतम लिखना है तो 80 शब्द, 80 से 5 वर्ड कम लिख सकते हैं, 5 वर्ड अधिक लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि 80 है तो 100 लिख दें, ठीक है। और ये भी याद रखिए इसका आगे के मार्क भी हमें देखना है, 5 नंबर का कह रहा है कि जीवन परिचय तो उनकी रचनाओं का, यानी जीवन परिचय पे 3 नंबर, रचनाओं पे 2 नंबर। 3 दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हम तो तीनों याद कराए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लिख लेंगे इसे। ठीक उसी तरह 5 का ख भी दिया गया है। ये तो हो गई गद्यांश की बात, गद्यांश से लेखकों को लिख लिए। अब पद्यांश में भी कुछ कवि हैं जिनका साहित्यिक परिचय देना है। सेम वही पैटर्न, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय देते हुए उनकी कुछ रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 वर्ड है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। गद्यांश में हमें 3 दिया था क्योंकि उसमें जो चैप्टर है वो थोड़ा सा कम है। पद्यांश में थोड़ा गद्यांश की अपेक्षा थोड़ा अधिक है, इसलिए इसमें 4 दिया गया है। हम कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि 6 नंबर प्रश्न की पंचलाइट कहानी का कथासार यानी कथा अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड, या अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए क्या करना है कि पंचलाइट कहानी की कथा 80 वर्ड में अपने शब्दों में लिख लेना है। और वो नहीं अगर आ रहा है पंचलाइट, तो हमने बहादुर को भी पढ़ाया है, उसकी कहानी पे थोड़ी सी प्रकाश डाल दीजिएगा 80 वर्ड में, और आप 5 नंबर गेन कर जाएंगे। ठीक है, हिंदी में तो नंबर उठाना एक कला है, कला। आप कर सकते हैं, आपको नंबर लेने आना चाहिए, नंबर रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम।
करा अगला क्वेश्चन कि अगला 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपठित खंड काव्य यानी स्वयं से पढ़े हुए खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी एक ही खंड करना है और उनमें भी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी बाउंडेशन है 80 वर्ड। तो देखिए इसमें कई जिलों के दिए होते हैं, ठीक है। तो अपने अपने जिले के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। किसी का त्यागपथी भी हो, किसी का रसीम रथी खंड का भी हो सकता है, किसी का सत्य का जीत भी हो सकता है, किसी का श्रवण कुमार भी हो सकता है, किसी का आलोक वृत्त भी हो सकता है, किसी का मुक्ति यज्ञ भी हो सकता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने जिले के अकॉर्डिंग हम इसे कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये भी 5 नंबर का है, तो एक खंड का भी करना है इनमें से और उनमें भी एक प्रश्न करना है, ठीक है। अगले खंड पे बढ़ते हैं। अब देखिए जी यहाँ से खंड ख का आरंभ हो रहा है। अभी तक खंड क में हमने इन प्रश्नों को देखा, आगे जो प्रश्न आ रहे हैं वो खंड ख में है। कराई 8 नंबर क्वेश्चन की दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी एक संस्कृत गद्यांश दिया गया है, उसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है, यानी इसका अर्थ हिंदी में लिखना है, ठीक है। हिंदी अनुवाद कर लेना है और संदर्भ सहित करना है जी। हमें यह पहचाना है कि ये किस गद्यांश है, क्या है, चैप्टर नेम है, तो भी संदर्भ कर पाएंगे और उसके बाद से उसका हिंदी अनुवाद कर लेना है, ठीक है। और ये है 7 नंबर का, यानी 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर हिंदी अनुवाद पर, ठीक है। यानी हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का क्वेश्चन था वो खंड क में आधारित था और जो संस्कृत साहित्य है वो खंड ख से आरंभ है। अथवा करके इसमें भी दिया गया है, एक उधर दिया था एक इधर, ये कीजिए वो कीजिए, दोनों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, हम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, भी 7 नंबर है। यानी अब पद्यांश में हम आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए श्लोक दिए गए हैं, इनका संदर्भ और हिंदी अनुवाद भी करना है, ठीक है। जिस तरह से हिंदी साहित्य में था, गद्यांश था, पद्यांश था, उसी तरह संस्कृत साहित्य में भी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए हमने तो ये पढ़ाया ही था कि प्रीणाति य सुसरितय पितरम स पुत्रो, ये हमने पढ़ाया ये पोयम, आप कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये भी 2 नंबर का। अब देखिए हमारे सामने कुल 4 मुहावरे हैं और इनका अर्थ लिखकर हमें वाक्य में इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो हमें 2 नंबर मिलेगा। आगे कह रहा है कि अपठित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए जी। अभी तक तो पढ़े हुए गद्यांश यानी हमारे बुक से आ रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा पद्यांश दे रहा है, कह रहा है अपठित है, जो हम पढ़े ही नहीं है, वो अपने मन से दिए हैं गद्यांश से। उसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का उत्तर इन्हीं गद्यांश से करना है। अगला कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है जी। कृत और कीर्ति का अर्थ कर रहा है, क्या रचना पुस्तक होगी, क्या किया हुआ रचना होगा, क्या कार्य निर्मित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम आपको कहेंगे कि कृत और कृति का अर्थ है कृत यानी किया हुआ, कृति यानी रचना। हम नहीं पढ़े हैं, हम तो जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि श्रवण और श्रमण का अर्थ क्या है जी। क्या सुनना और भ्रमण है, क्या भिक्षु और कर्ण है, क्या कान और भिक्षु है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कई भेद लग रहे हैं, मतभेद। मेरी तरफ से तो सुनना और भ्रमण है, ठीक है। अगर कुछ और हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। नग, नाग, द्विज, पवन, यानी इनके 2-2 शब्द लिखना है, ठीक है।
तो ये बच्चा पवन पर किया था, तो हमको बताना चाहेंगे कि पवन का तो हम लोग जानते ही हैं जी, समीर हो जाता है, वायु हो जाएगा। तो ऐसे दो दो शब्द लिखना है, शब्द अर्थ लिखना है, ठीक है। इन जो शब्द दिए गए इनके अर्थ, और एक ही का लिखना है जी, एक ही का दो लिखना है। तो ये लिखा था पवन का, तो मैंने पवन का बता दिया, ये 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। कहना कि एक वाक्य दिया गया है, उसके नीचे जो उसका सही है उसको लिखना है। कहा कि ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है जी? क्या नास्तिक कहलाता है, क्या आस्तिक कहलाता है, क्या अजर कहलाता है, क्या अमर कहलाता है? तो हम बताना चाहेंगे कि ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम लोग कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम लोग कहते हैं नास्तिक, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर, और जो कभी न मरे उसे कहते हैं अमर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो याद रखिए, जो नष्ट होने वाला होता है उसे नश्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए जी। तो इन 4 वाक्यों में से हमें किन्हीं 2 को शुद्ध करना है, बाकी ये सब अशुद्ध है। कह रहे कि मोहन ने अलमारी खरीदा, मेरे बाल सफेद हो रहा है, मेरा बाल सफेद हो रहा है। तो इसका बोल सकते हैं कि मेरा बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरे बड़े भाई आने वाले हैं, या आ गए, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ना चाहेंगे जी। 12 नंबर का है कि श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। हमने तो सभी रसों को पढ़ाया है, श्रृंगार हो या वीर हो आप तो कर ही देंगे। अगला कह रहा है कि 2 नंबर में है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, यानी एक चाहे रूपक कीजिए चाहे अनुप्रास कीजिए, उसके साथ एक उदाहरण उनका लिखना ही पड़ेगा। ग नंबर का है कि चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण लिखिए जी, यानी चौपाई लिखिए या दोहा, उसका लक्षण लिखिए और एक उदाहरण लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कि विद्यालय में रिक्त, यानी यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने वाला आ गया। कह रहे कि विद्यालय में रिक्त लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधन के नाम आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अथवा ये नहीं लिखेंगे तो अथवा बैंक प्रबंधन के नाम, एक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए जी, जिसमें किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण की मांग की गई हो। यानी ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का जो मार्क है वो 6 नंबर है। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे, हमने कई बार प्रैक्टिस कराया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पे अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, यानी खुद की भाषा शैली में एक निबंध लिखना है जी, प्यारा सा। और इन 5 में से किसी एक पर, चाहे वह आतंकवाद की समस्या कारण और निवारण हो जाए, चाहे अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम पे हो जाए, या बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या पे हो जाए, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व हो जाए, या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हो जाए, इन पर हम किसी एक पर हम निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने इंटरमीडिएट की एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। हमारा यहीं पर इंटरमीडिएट 2025 हिंदी का पेपर का एनालिसिस खत्म होता है, और हम आशा करते हैं कि आप आने वाले आगामी परीक्षाओं में भी अच्छा नंबर गेन करेंगे और अपनी मेहनत को साकार करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे किसी अन्य एग्जाम का एनालिसिस पर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।